सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मानव रोग या फिर ह्यूमन डिजीज। इससे पहले हमने सारे बॉडी सिस्टम्स के बारे में बात कर लिए थे, उनको हमने बहुत ही टॉपिक वाइज पूरे चैप्टर को हमने कंप्लीट किए थे। क्वेश्चंस के माध्यम से आज भी हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन के साथ में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से अक्सर आपके एसएससी हुई, रेलवे की हुई या फिर ग्रुप डी वगैरह सारे से यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि कौन से जीवाणु से कौन सा रोग होता है, किस वायरस से कौन सा रोग होता है, या फिर आपको वायरस दे दिया, रोग दे दिया जाएगा, वायरस का नाम पूछ लेगा, जीवाणु का नाम पूछ लेगा, बैक्टीरिया का नाम पूछ लेगा। ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से अक्सर 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। हम यहाँ चैप्टर को बिल्कुल 0 लेवल से और हाई लेवल तक चलने वाले हैं। मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो पिछले साल पूछे गए हैं, लास्ट ईयर से एग्जाम में पूछे गए हैं, वहां यहाँ हमने उनको सम्मिलित किया है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई और नहीं सिखा सकता। इसलिए चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है? विषाणु का मतलब होता है वायरस से नहीं होता है। आगे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो क्या है? फर्स्ट है एड्स, सेकंड है रेबीज, थर्ड है गलसुआ, फिर है तपेदिक। ठीक है, तो जो एड्स होता है वो तो होता है HIV वायरस से। इससे HIV वायरस से, तो वायरस आ रहा मतलब विषाणु। HIV की फुल फॉर्म भी ध्यान आपको रखनी है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो आपको HIV की फुल फॉर्म भी, रेबीज जो होता है ये होता है रेबडो वायरस से। कौन से वायरस से? रेबडो वायरस से, ये ध्यान रखना। गलसुआ होता है जिसको हम इंग्लिश में मम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मम्स। ये होता है पैरामिक्सो वायरस से, पैरामिक्सो वायरस से। अब दोस्तों लास्ट में हमारा जो है ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम तपेदिक बोलते हैं, जिसे शॉर्ट भाषा में हम टीबी भी बोलते हैं। तो ये किसके कारण होता है? ट्यूबरक्लोसिस, बैक्टीरियल ट्यूबरक्लोसिस। किससे होता है? बैक्टीरियल ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रो बैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस से। किससे होता है? माइक्रो बैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कौन सा रोग किससे हो रहा है। यहाँ हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। आपको पता चल रहा तो एड्स कौन से वायरस हो रहा है, रेबीज किस वायरस से होता है, गलसुआ किस वायरस से होता है, और तपेदिक किस बैक्टीरिया से होता है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है? विषाणु से नहीं है। तो नहीं क्या है हमारा? तपेदिक या फिर ट्यूबरक्लोसिस। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। यहाँ दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जो भी बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं वह रोग लगभग मतलब अधिकांश रोगों के पीछे जो रोग है उसका ही नाम आ जाता है। आगे बैक्टीरिया का नाम आएगा, पीछे जिस रोग से जो होने वाला है उसका नाम आ जाता है। जैसे मैं बात करूं बोटुलिज्म, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म से होता है, तो उस बोटुलिज्म में पीछे क्या आ रहा है? जो रोग हो रहा है उसका नाम आ रहा है, बैक्टीरिया का नाम पहले आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य विषाक्तता या फिर बोटुलिज्म किस प्रजाति के संक्रमण के कारण होता है? आ गया, वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने बताया था। तो खाद्य विषाक्तता जिसे हम बोटुलिज्म भी कहते हैं, ये कौन सी प्रजाति के कारण होता है? तो एजोबैक्टर के कारण? नहीं सर, एजोबैक्टर तो क्या करता है? नाइट्रोजनी स्थिरीकरण। क्या करता है? नाइट्रोजनी स्थिरीकरण। ये क्या करता है? नाइट्रोजनी स्थिरीकरण। नाइट्रोजनी स्थिरीकरण का मतलब जैसे कई ऐसे सेम का पौधा है, मटर का पौधा है, इनकी जो जड़ों में क्या होती है? ये नाइट्रोजन की जो ये है
संयोजक जो बंध बनाए रहते हैं, नाइट्रोजन कारक होते हैं जो नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करते हैं। क्या करते हैं? नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करते हैं, क्योंकि ये ऐसे पौधे होते हैं जो डायरेक्ट वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, वायुमंडल से डायरेक्ट नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर पाते, इसीलिए इनके साथ में ये एजोबैक्टर, राइजोबियम उपस्थित होते हैं। ये भी क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ठीक है, ये भी क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। दो ऑप्शन हमारे हट गए। तीसरा क्या है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या करता है? दूध को दही में परिवर्तित करने का काम करता है। दूध को दही में परिवर्तन करने का कार्य करता है। तो बचा क्या हमारा? क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम इसका पूरा नाम होता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। इस बैक्टीरिया का पूरा नाम होता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्लोस्ट्रीडियम। ये भी नहीं, आंसर क्या है? क्लोस्ट्रीडियम। मतलब बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अब खाद्य विषाक्तता का मतलब क्या होता है? जैसे खाद्य विषाक्तता का डिब्बा बंद जो खाद्य पदार्थ होते हैं हमारे, जैसे आपने कभी बीकाजी के रसगुल्ले सुने होंगे, और भी बहुत सारे अचार वगैरह है, मतलब वहां ऑक्सीजन की बिल्कुल भी मात्रा नहीं होती है, मतलब ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। तो वहां क्या होता है? जैसे एक्सपायरी डिब्बे हो जाते हैं तो वहां अंदर से फफूंद सी छाने लग जाती है, बदबू आने लग जाती है। तो वो किस बैक्टीरिया के कारण होता है? वो होता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म के कारण। खाद्य विषाक्तता ये बहुत ही खतरनाक होता है। अगर आपने खा लिया तो आप तबीयत खराब हो जाएगी, आप बीमार हो जाओगे, आप मर भी सकते हो, इतना खतरनाक होता है। मतलब आपके एक तरीके से पैरालाइसिस हो सकता है, कोई ना कोई मतलब जॉइंट है या फिर किसी भी चीज पर अटैक कर सकते हैं। ये डायरेक्ट तंत्रिका तंत्र पर अटैक करते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है कभी भी कोई भी चीज खरीदो, फूड पैकेट जो बंद होते हैं तो उनमें एमआरपी ध्यान रखनी है आपको, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, सारी चीज आपको ध्यान रखनी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं मनुष्यों में दाद किसके कारण होता है। तो ये एक इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एसएससी रेलवे वगैरह में पूछे जाते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हर कोई बच्चा कर देता है। इससे फंजाई से, ठीक है, कवक से, कवक जनित रोग है दाद। क्या है? कवक जनित रोग है दाद, खाज, खुजली, ये सारे कवक जनित रोग है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूं। गलसुआ एक विषाणु जनित रोग है, वायरस। अभी हमने बात की मम्स की, किससे होता है? पैरामिक्सो वायरस से होता है। विषाणु जनित रोग है जिसके कारण प्रदाह होता है। अब उसको इन्फ्लामेशन, प्रदाह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन्फ्लामेशन। ध्यान रखना प्रदाह क्या होती है। मैं एक सिंपल सा आपको उदाहरण देके समझा देता हूं। जैसे मधुमक्खी है, मधुमक्खी ने आपको यहां काट लिया, जैसे ही मधुमक्खी काटती है तो क्या होता है? यार सूजन चालू हो जाती है। फर्स्ट है चरण, फर्स्ट क्या है? सूजन चालू हो जाती है। सूजन के बाद में यहाँ हल्का सा तापमान बढ़ने लग जाता है, क्या? गरम गरम महसूस होने लग जाता है। तो सेकंड क्या है? गरम। थर्ड है यहाँ दर्द महसूस होने लगता है। तो फिर इन तीनों चारों प्रक्रिया है, इसको हम कहते हैं प्रदाह या फिर इन्फ्लामेशन। अब क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा ऐसा वायरस है जिसके कारण प्रदाह होता है? मतलब पहले तो सूजेगा, फिर वहां हल्का सा तापमान बढ़ेगा और फिर दर्द होगा। ऐसी क्रिया कौन सी है? तो क्या कहाँ होती है? कर्णमूलीय में होती है, या फिर अधोजव्या में, या फिर अवाक्षी, या फिर अधोजव में। तो कहाँ होती है दोस्तों? बचपन में हमने सभी ने सुना है गलसुए के बारे में। ये कहाँ होती है? हमारे कान के यहाँ एक ग्रंथि होती है, पैरोटिड ग्रंथि, लार ग्रंथि, जो सबसे बड़ी होती है पैरोटिड, यहाँ दोनों तरफ होती है, और ये होती है त्रिकोण के आकार की, ऐसे होती है। तो इस ग्रंथि में क्या करता है? ये पैरामिक्सो वायरस डायरेक्ट अटैक करता है, और यहाँ क्या हो जाता है? सूजना शुरू हो जाता है, फिर तापमान बढ़ता है, और फिर दर्द होना शुरू हो जाता है। ये लगभग 7 से 8 दिन के अंदर अंदर कम हो जाता है। यहाँ वो स्टिकर भी चिपका लेते हैं जिससे कम हो जाता है। कहाँ होती है? कर्णमूलीय, पैरोटिड ग्लैंड में, ठीक है। कहाँ होती है? पैरोटिड
ग्लैंड में, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एड्स के निदान के लिए प्रयुक्त पुष्टिकारक परीक्षण है। क्या है एड्स के लिए? तो फर्स्ट क्या है, ESR। ESR किसके लिए है? दोस्तों ध्यान रखना, ये है टीबी के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, ठीक है। दूसरा है एलाइसा, दूसरा है बिडाल। बिडाल किसके लिए है? ध्यान रखना, बिडाल है टाइफाइड के लिए। किसके लिए है? टाइफाइड के लिए। किसके लिए है? टाइफाइड के लिए। फिर है एलिसा। एलिसा दोस्तों जो एड्स है उसको परीक्षण के लिए काम आता है। ध्यान रखना, मान लो जैसे कोई सेक्सुअल कांटेक्ट में आ जाता है कोई व्यक्ति और उसके मान लो वो रोग हो गया, एड्स रोग हो गया और वो जांच करवाने पहुंच गया लैब में। अब उसने जांच करवाई और पॉजिटिव आ गया, तो उसको तो जो परीक्षण करता है उसको तो कहते हैं एलिसा परीक्षण। मतलब फर्स्ट जो परीक्षण है उसको कहते हैं एलिसा परीक्षण। अगर मान लो उसको प्रूफ करना है कि भाई मुझे हुआ या नहीं हुआ, तो फिर करता है वो वेस्टर्न ब्लॉट पुष्टिकारक परीक्षण, जिसे हम पुष्टिकारक परीक्षण भी कहते हैं। कौन सा है? वेस्टर्न ब्लॉट। कौन सा है? पुष्टिकारक। पुष्टिकारक परीक्षण करने के लिए कौन सी विधि है? ये है वेस्टर्न ब्लॉट। और परीक्षण के लिए फर्स्ट मान लो जैसे वो पॉजिटिव आया है या नहीं आया है, उसके लिए क्या किया जाता है? एलिसा परीक्षण, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एलिसा कब होता है? एड्स की फर्स्ट जब पॉजिटिव आता है, और अगर उसको कंफर्म करते हैं कि भाई कंफर्म है या नहीं है, तो कौन सा करते हैं? वेस्टर्न ब्लॉट। यहाँ पूछा क्या है? पुष्टिकारक परीक्षण के बारे में, तो आंसर क्या हो जाएगा? वेस्टर्न ब्लॉट। बच्चे यहाँ बहुत गलती करते हैं, सभी क्या लगा के आएंगे? एलिसा परीक्षण। बट आपको ध्यान रखना है एलिसा कब होता है, वेस्टर्न ब्लॉट कब होता है। एक ही क्वेश्चन में से हमने 4 क्वेश्चन पढ़ लिए, तो ध्यान रखना हम पूरा जो चैप्टर है कंप्लीट करते हुए चलेंगे। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सेरेब्रल मलेरिया किस प्लाज्मोडियम के कारण होता है? सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ सेरेब्रल कहाँ होता है। सेरेब्रल होता है हमारे मस्तिष्क के अंदर। कहाँ होता है? हमारे मस्तिष्क के अंदर, ठीक है। तो पूछा है मस्तिष्क में डायरेक्ट ऐसा कौन सा है जो फीवर उत्पन्न कर देता है। हम कभी कभी कहते हैं ना कि बुखार दिमाग में चढ़ गया, तो वही है, उसके बारे में पूछा है कौन सा प्लाज्मोडियम है। तो अगर दिमाग में बुखार समझ गया तो अधिकांश तक क्या होता है? मृत्यु हो जाती है। मतलब बहुत ही खतरनाक प्लाज्मोडियम होता है। अब प्लाज्मोडियम 4 प्रकार के होते हैं। एक तो प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वाइडेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम और एक और होता है प्लाज्मोडियम मलेरियम। 4 प्रकार के हमारे प्लाज्मोडियम पाए जाते हैं जो एक तरीके से फीवर के वाहक होते हैं। तो ध्यान रखना सबसे जो खतरनाक प्लाज्मोडियम होता है वह होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम सबसे खतरनाक होता है और यही हमारे दिमाग में बुखार चढ़ाने का कारक है, वाहक है। ध्यान रखना कौन सा है? प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम। सी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं कि लगभग 80% प्रतिरक्षी की प्रतिनिधित्व करने वाला और सबसे महत्वपूर्ण लंबे समय तक कार्य करने वाला प्रतिरक्षी जो अपरा के पार जाने में सक्षम हो। सिंपल सा इस क्वेश्चन को मैं आपको समझा देता हूँ। जब एक बच्चा भ्रूण अवस्था में हो, माँ के गर्भ में हो, तो किससे जुड़ा होता है? वह प्लेसेंटा की सहायता से जुड़ा होता है। जब ऐसी प्रतिरक्षा जो प्लेसेंटा को भेदते हुए बच्चे में पहुंच जाए या फिर भ्रूण अवस्था में बेबी में पहुंच जाए, वह कौन सी प्रतिरक्षी है उसके बारे में पूछा है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब मैं आपको बता देता हूं हमारे बॉडी में 5 प्रकार की प्रतिरक्षी पाई जाती है। कौन कौन सी उनके बारे में समझा देता हूं। IgG, IgM, IgA, IgB और IgG।
ये हमारे शरीर में 5 प्रकार की प्रतिरक्षी पाई जाती है। इनमें कभी कभी क्या होता है, सीरियल वाइज पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा कौन सा है और सबसे कम कौन सा है। ये क्वेश्चन भी आपके आ सकता है। आईजी का मतलब होता है, कई बच्चे पूछ रहे होंगे, दिमाग में आया होगा कि आईजी क्या है, तो आईजी होता है इम्यूनोग्लोबिन। क्या होता है? इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, और ये है प्रतिरक्षी। कौन सी प्रतिरक्षी है? जैसे इम्यूनोग्लोबिन जी है, अगर इम्यूनोग्लोबिन एन है, तो आपको मैं सीरियल वाइज आपको एक बार समझा देता हूँ। सबसे जो अधिक होती है वो होती है IgG, इसके बाद में होता है IgA, और इसके बाद में होता है IgN, और इसके बाद में होता है IgD, और इसके बाद में IgE। इसकी एक सिंपल सी ट्रिक मैं बता देता हूँ। कभी कोई किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ के गई हो तो उसको क्या होता है, सबसे पहले गम होता है। और कौन दे के जाती है? गर्लफ्रेंड। तो गम दे क्या हो गई? GANDE, गम दे। याद रखने की ट्रिक है, सिर्फ ध्यान रखना, सबसे ज्यादा होती है IgG और सबसे कम होती है IgE। तो भेजने की क्षमता सबसे ज्यादा किसमें होगी? IgG में। आप आंसर क्या लगा दोगे? IgG। बी आंसर हमारा राइट आंसर है। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ATS, एंटी टिटनेस सीरम टीका हमारे शरीर की रक्षा किससे करता है? देखो यहाँ आपको ऑप्शन केवल आंसर पता चल गया होगा तो भाई टिटनेस, ये तो सबको पता चल गया होगा, पर यहाँ मैं और समझा देता हूँ कि एंटी टिटनेस सीरम कहाँ से लिया जाता है और क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको वैक्सीन के बारे में समझा देता हूँ थोड़ा सा। हमारे वैक्सीन 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है एक्टिव और एक होती है इनएक्टिव। एक तो सक्रिय और एक निष्क्रिय। सक्रिय का मतलब होता है जैसे सिरिंज में डायरेक्ट हमारी बॉडी में प्रवेश करा दिया। अब प्रवेश करा दिया तो हमारे शरीर के अंदर क्या होती है? एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती है। जैसे कोरोना वायरस में 2 प्रकार की हमने पढ़ी थी, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। तो कोवैक्सीन क्या है? ये हमारे डायरेक्ट सक्रिय एक्टिव वैक्सीन है, डायरेक्ट अंदर दी है। अंदर क्या एंटीबॉडी का निर्माण हुआ, और जैसे ही मान लो कोरोना वायरस हमारे अंदर घुसा तो उससे पहले ही एंटीबॉडी का निर्माण हो गया और वो उसको मार देगा। ऐसे ही क्या है कोविशील्ड, ये क्या है? एक्टिव वैक्सीन है। अब मैं इनएक्टिव वैक्सीन की बात करूं तो यहाँ क्या होता है, पहले से ही एंटीबॉडी का निर्माण होता है और हमारे शरीर में डायरेक्ट डाल दिया जाता है। इसका जो टाइम पीरियड होता है लगभग 5 से 6 महीने होता है। और कोविशील्ड ऐसी वैक्सीन है जो लंबे समय तक हमारे शरीर के, एक बार जो बन गई हमारे शरीर में, एक बार जिस रोग के प्रति एंटीबॉडी बन गई, जिंदगी भर रहती है वो। ध्यान रखना, जिंदगी जैसे जब तो हम BCG का टीका बचपन में लगाते हैं, MMR का टीका, ठीक है, ये क्या होते हैं? एक्टिव वैक्सीन होते हैं। और इनएक्टिव वैक्सीन, अब यही ऐसी चीज है जैसे एंटी टेटनस सीरम, ये क्या होता है? हर 6 महीने में लगवाना पड़ता था। कभी कभी क्या हो जाता है, चाकू से कट जाते हैं, जंग लगे हुए चाकू से, तो क्या लगाना पड़ता है हमको? टिटनेस का इंजेक्शन। तो वह वैक्सीन होती है, हर 6 महीने में लगवाना पड़ता है। अब दोस्तों ये कहां से लिया जाता है? तो ये लिया जाता है घोड़े के सीरम से। घोड़े के सीरम से एंटीबॉडी का निर्माण करके हमारे शरीर के अंदर डाल दिया जाता है। इसके लिए कहते हैं एंटी टिटनेस सीरम। सीरम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको घोड़े के सीरम से लिया गया है। तो आंसर हमारा सिंपल है, ए टिटनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्न में से कौन सा रोग धूम्रपान से संबंधित नहीं है? धूम्रपान का मतलब होता है स्मोकिंग। अधिकांश देखो सिगरेट हुई, बीड़ी हुई, इनमें लिखा होता है स्मोकिंग इंजुरियस, है मतलब खतरनाक होती है। तो किसको प्रभावित करती है ये? देखो अगर आप सिगरेट पीते हो, बीड़ी पीते हो, तो ये सबसे पहले तो यहाँ हमारी ब्रोंकाइटिस होती है, इसको ही नुकसान पहुंचाएगी। उसके बाद में कहाँ जाती है? फेफड़ों के अंदर। फेफड़ों में क्या क्या चीजें होती है, उन सबको नुकसान पहुंचाती है। तो सबसे पहले तो फेफड़ों का कैंसर हो सकता है इससे। ब्रोंकाइटिस का कैंसर मतलब जो हमारी ब्रोंकाइटिस है ये इसको फैलना सुखड़ना कम कर देता है। और क्या है? एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा किसे कहते हैं? ये हमारी एल्वोलाई जो होती है,
एल्वोलाई जो होती है उनको हम कहते हैं एम्फाइसीमा, ये फेफड़े की वो सबसे छोटी इकाई होती है। एल्वोलाई फेफड़े की सबसे छोटी इकाई होती है, इसको भी ये इफेक्ट करता है। तो तीनों चीजों को ये इफेक्ट करता है धूम्रपान। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। पालतू पशुओं को एक सामान्य रोग होता है, ठीक है, कौन सा होता है? देखो, डिप्थीरिया कहाँ होता है, मानव में। हैजा कहाँ होता है, मानव में। किसके कारण, डिब्रियो कॉलेरी के कारण। सिफिलिस कहाँ होता है, मानव में। ये कैसा है, यौन संचरित रोग है, एसटीडी रोग है। ठीक है, कौन सा नहीं होता मानव में, वो होता है एंथ्रेक्स। ये मानव में कहाँ होता है और मवेशियों में, कैटल्स में कहाँ होता है, ये अपने श्वास में लेने में छोड़ने में तकलीफ करता है, एंथ्रेक्स। तो कहाँ, पालतू पशुओं में कौन सा रोग होता है, एंथ्रेक्स। कौन सा होता है, एंथ्रेक्स। ध्यान रखना, ये मवेशियों में गलघोटू के रूप में जाना जाता है। कभी कभी क्या होता है, मवेशी अब सांस लेने में, कुछ खाना पीने में बहुत दिक्कत आती है, तो कौन से रोग के कारण होता है, एंथ्रेक्स के कारण। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। अस्थि भंजन ज्वर का वाहक है। ब्रेक बोन फीवर किसके कारण होता है, इसका वाहक क्या है? ब्रेक बोन फीवर जैसे हमने सबने सुना होगा, डेंगू, जिसको हम कहते हैं हड्डी तोड़ बुखार। शाब्दिक भाषा में, गांव की भाषा में हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। किसके कारण होता है, डेंगू के कारण। अब डेंगू जो डेंगू एक मच्छर के कारण होता है, उस मच्छर का वाहक का नाम पूछा है तो वो होता है, देखो, एनाफिलिस तो मलेरिया के कारण, एडीज ये डेंगू का वाहक होता है। क्या होता है, एडीज एजेप्टाइट, ये क्या होता है, डेंगू का वाहक होता है। ध्यान रखना, आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग आंखों को संक्रमित करने वाला है? देखो, इन्फ्लुएंजा है, ये श्वसन से संबंधित है, श्वसन में हमारे लेने में छोड़ने में तकलीफ करता है। डिप्थीरिया है, ये क्या होता है, जैसे उल्टी वगैरह है, मछली आना और चक्कर आना है, ऐसे है ये। एंथ्रेक्स भी अभी मैंने बताया था, मवेशियों में श्वास से संबंधित है। ट्रैकोमा, ये क्या करता है, आंखों में पानी का, जैसे कई बार हमने देखा है हमारी आंखों में से बहुत ज्यादा पानी आना शुरू हो जाता है, आंखों के यहाँ पर कुछ जमने शुरू हो जाता है, जिसे हम ढील भी कहते हैं, वो हमारे आंखों की गंदगी जमने शुरू हो जाती है। वो किसके कारण होता है, ट्रैकोमा के कारण। ध्यान रखना, ठीक है। ये ट्रैकोमा किस बैक्टीरिया के कारण होता है, वो होता है क्लेमाइडियो ट्रैकोमा के कारण। किसके कारण, क्लेमाइडियो ट्रैकोमा के कारण। ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग आंखों को संक्रमित करने वाला है? सेम क्वेश्चन है, सारा ट्रैकोमा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूलेक्स में कौन सा रोग फैलता है? क्यूलेक्स क्या है, एक वाहक है, इससे कौन सा रोग फैलता है? तो ध्यान रखना, इससे फैलता है। और क्यूलेक्स होता क्या है, ये होता है कृमि, या फिर हम इसे नीमेटोड भी कहते हैं। और इसका जो है वाहक रोग है बाउचेरियाई फ्रैंकोप्टाई। क्या है, बाउचेरियाई फ्रैंकोप्टाई। ये क्या है, एक कृमि है, एक नीमेटोड है, और इससे एक रोग होता है, वह है हाथी पांव रोग। हाथी पांव रोग होता है। कौन सा रोग होता है, हाथी पांव रोग। तो मलेरिया नहीं, फाइलेरिया, पीत ज्वर, स्लीपिंग सिकनेस, सर यहाँ तो हाथी पांव दिया ही नहीं होता, तो हाथी पांव का दूसरा रोग होता है फाइलेरिया। हाथी पांव का ही दूसरा नाम है फाइलेरिया, फाइलेरिसिस। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा बी। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कैंसर कोशिकाओं के दूरवर्ती प्रसार को क्या कहते हैं? दूरवर्ती का मतलब है, जैसे मान लो कैंसर मेरे यहाँ होगा, अब यहाँ से यहाँ की जो कोशिकाएं होती है फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, ये यहाँ के यहीं रहते हैं।
सेकंड स्टेज में भी यहाँ जाती है। एक लास्ट स्टेज होती है, उसमें क्या होता है, यहाँ की जो कोशिकाएं मेरे हर शरीर में पहुंच जाती है और वहां कैंसर का निर्माण करने शुरू हो जाती है, जैसे हाथों में, पैरों में, मतलब हर बॉडी अंग तक इनकी कोशिकाएं पहुंच जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, दूर दूर तक पहुंच जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस। दूसरा है मेटाप्रोसिस। तो मेटाप्रोसिस का ध्यान रखना, जो गिरगिट होता है, गिरगिट में रंग परिवर्तन के लिए जिस शब्द का नाम देते हैं वो होता है मेटाप्रोसिस। अगर गिरगिट रंग परिवर्तन कर रहा है तो उसको कहते हैं मेटाप्रोसिस। और मेटाजेनेसिस होता है, आपने कभी सुना हो एनिमल डाइवर्सिटी में सिलेंट्रेटा का नाम अगर सुना हो तो वहां एक जानवर है, एक उसका नाम है ओबेलिया। उसका नाम क्या है, ओबेलिया। ये क्या करता है, एक बार तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर, फिर सेक्सुअल से एसेक्सुअल की ओर, मतलब बार बार कभी एसेक्सुअल, कभी सेक्सुअल, कभी एसेक्सुअल, ये चक्र चलता रहता है। इसको हम कहते हैं मेटाजेनेसिस। अब मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है जैसे मेंढक है, मेंढक का लार्वा टोड में परिवर्तन होता है, उसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो हमारा आंसर तो मेटास्टेसिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षी नहीं है। ट्रिपल एंटीजन का मतलब क्या होता है, जैसे ट्रिपल एंटीजन का मैं आपको समझाऊं सीधा सा, जैसे कोई एक दवाई 3 रोगों को मारती हो, ठीक है, या फिर कोई एक वैक्सीन 3 रोगों के लिए कारगर हो, तो ऐसी कौन सी वैक्सीन है। बचपन में दोस्तों आपने सुना होगा कि डीपीटी का टीका लगाया। अब डीपीटी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है डिप्थीरिया, डी का मतलब तो क्या होता है, डिप्थीरिया, और पी का मतलब होता है पर्टुसिस, और पर्टुसिस का ही दूसरा नाम है काली खांसी। पर्टुसिस का ही दूसरा नाम होता है काली खांसी, और टी का मतलब होता है टिटनिस। मतलब एक ऐसी डीपीटी का जो टीका होता है वह 3 रोग कारकों के लिए सहायक होता है। तो कौन सा नहीं है, टिटनिस नहीं, टाइफाइड, सॉरी, टिटनिस नहीं है, टाइफाइड है, ठीक है, ध्यान रखना। डीपीटी तो कौन सा है, टिटनिस के लिए तो एंटी टिटनिस सीरम लगाया जाता है। आंसर हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करें, निम्नलिखित में से सुमेलित करना है, स्तंभ फर्स्ट, स्तंभ सेकंड। ये क्वेश्चन एक तरीके से अगर एग्जाम में आ गया तो बोनस की तरीके से होता है, क्योंकि इसको हर कोई बच्चा कर लेता है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ नीचे से, विब्रियो, विब्रियो कोलेरी, कोलेरी को हम हिंदी में बोलते हैं हैजा, ठीक है, कोलेरी को हिंदी में बोलते हैं हैजा। बेसिलस एंथ्रेसिस, और एंथ्रेसिस से दिख रहा है हमको एंथ्रेक्स। फिर है हमारा ट्रेपोनामा पैलिडम, फिर है येरसिना पेस्टिस। तो ट्रेपोनामा पैलिडम होता है सिफिलिस से और पेस्टिस होता है प्लेग में, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए का थर्ड, ये वाला, ठीक है, आंसर हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, एक एड्स विषाणु होता है, तो एड्स का जो HIV वायरस होता है उसका ध्यान रखना, ये होता है सिंगल स्ट्रैंड RNA। कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंड RNA। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचरित रोग है। अब यौन संचरित रोग का मैंने आपको बताया था, अनसेक्सुअल कांटेक्ट में आने से कई, जैसे व्यक्ति है कहीं जाके मतलब सेक्स कर लेते हैं तो उनमें क्या आ जाता है, STD एड्स का रोग हो जाता है। तो ऐसे कई कौन कौन से रोग है यौन संचरित रोग, तो ध्यान रखना, एक तो सिफिलिस है, एक गोनेरिया है, एक एड्स है, एक हिपेटाइटिस है। अब हिपेटाइटिस में भी कौन सा है, तो ध्यान रखना, हिपेटाइटिस में है हिपेटाइटिस बी होता है, ठीक है, हिपेटाइटिस बी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेपोनोसोमिया किसके द्वारा फैलता है, मतलब वाहक कौन है ट्रेपोनोसोमिया। ट्रेपोनोसोमिया का रोग है वो आप ध्यान रखना, वो होता है इससे निद्रा रोग। कौन सा रोग होता है, इससे निद्रा रोग होता है। अब किसके कारण होता है, तो एक मक्खी होती है, उस मक्खी का नाम है सीसी मक्खी। क्या है, सीसी मक्खी के कारण निद्रा रोग होता है, और उसका नाम कौन है, ट्रेपोनोमा गैम्बिसियस। कहा है,
ट्रेपोनोमा कैम्बियंसियस। इसका एक और जो हम सीसी मक्खी है, इसको हिंदी में इंग्लिश में लिखते हैं तो टीसीटीसी बोलते हैं, तो इसमें टी क्या होता है, साइलेंट होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि पोलियो को विषाणु हमारे शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है। तो पोलियो किस प्रकार प्रवेश करता है, मुख के द्वारा। अब मुख के द्वारा किससे होता है, जैसे खान पीन से ही होगा, किसके द्वारा होता है, हमारे खाद्य और पानी से, ठीक है, खाद्य और पानी से होता है, फूड एंड वाटर से। और दोस्तों यहाँ मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, वह है बीसीजी का टीका या फिर बीसीजी की आपको फुल फॉर्म याद करनी है, क्या है, ठीक है, इसका आपकी फुल फॉर्म याद करनी है। और ये टीका किसके लिए सहायक होता है, ये वैक्सीन किसके लिए सहायक होता है, ये चीज आपको याद करनी है, ठीक है। ये आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।